हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में एक ऐसा समय था जब विज्ञान, कला और साहित्य आसमान छू रहे थे? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 7, अध्याय 7 और चैप्टर का नाम है आपका गुप्त काल अथक सृजनशीलता का युग की। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से पूरा देख लिया तो मेरा वादा है कि परीक्षा में इस चैप्टर से आने वाला एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। सुन रहे हैं आप ध्यान से? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके लिए सारे मुश्किल प्रश्न उत्तर आपको चुटकियों में ऐसे याद हो जाएंगे कि आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। और एक आपसे शिकायत भी है बच्चों, आप कमेंट और लाइक नहीं करते हैं बच्चों। कम से कम एक बार वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अगला वीडियो कैसा चाहिए, या वीडियो में कुछ भी कमी है तो आप वो भी बता सकते हैं। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर गुप्त काल अथक सृजनशीलता का युग। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी सेशन 26-27 के अकॉर्डिंग है। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रियाकलाप। प्रश्न है आपका, कल्पना कीजिए कि आपको गुप्त साम्राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति से एक पत्र मिलता है। एक संक्षिप्त लेख 250 से 300 शब्दों के साथ पत्र को पूरा कीजिए। ठीक है, तो जितना शब्द बोला गया हमने उसी को लिखा है। आप चाहें तो इसको छोटा भी लिख पाएंगे, जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने इसके अकॉर्डिंग ही जो शब्द आपके दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। तो ये पूरा पत्र है आपका पाटलिपुत्र से अभिवादन। ठीक है, यहाँ का जीवन सुखमय और उत्साह से भरा है। कल ही मैंने देखा कि नगर के मुख्य चौराहे पर भारी भीड़ जमा थी। मैं पास गया तो पता चला कि मिस्र, अरब और रोम के कुछ व्यापारी आए हैं जो हमारे यहाँ के सुंदर सूती कपड़े, मसाले, हाथी दांत के आभूषण और रत्नों की खरीदारी कर रहे हैं। हमारे महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारा राज्य अत्यंत समृद्ध हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों। तो पाटलिपुत्र नगर बहुत ही विशाल और सुंदर है। यहाँ के निवासी अत्यंत धनी और दयालु और धर्मनिष्ठ हैं। कल मैं एक बड़े भवन के पास से गुजरा जिससे हमारे नगर के वैश्य व्यापारी समुदाय के मुखियाओं ने दान में बनवाया है। यहाँ निर्धनों, अनाथों और रोगियों की देखभाल की जाती है। अच्छे वैद्य उनका निःशुल्क उपचार करते हैं और उन्हें भोजन व औषधि भी दी जाती है। यह देखकर मन को बहुत संतोष मिलता है। ठीक है बच्चों, थर्ड है इसमें पैराग्राफ। कल शाम को मुझे राज्यसभा के निकट जाने का अवसर मिला। वहाँ मैंने सुना कि महाकवि कालिदास जी के मेघदूत नामक एक अत्यंत सुंदर काव्य रचा है, जिसमें एक यक्ष उड़ते हुए मेघ बादल के माध्यम से अपनी प्रेयसी को संदेश भेजता है। हमारे महाराज विद्वानों और कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि पास ही कुसुमपुरा पटना में महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी आए हुए हैं। ठीक है, जो गणित और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, हमने आपके एग्जाम्पल के लिए इसको दिया है ताकि इसको समझ में आए कि आपको लिखना कैसे। हमारे राज्य में किसानों को कोई भी विशेष कष्ट नहीं है। जो लोग राजकीय भूमि पर खेती करते हैं उन्हें अपने उपज का एक भाग ही कर के रूप में देना पड़ता है। सेना और राजा के सेवकों को नियमित वेतन मिलता है। हाल ही में मैंने देखा कि चीन से फासियन नामक एक यात्री हमारे नगर में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने आए हैं। वो हमारी संस्कृति और सुख शांति को देखकर बहुत प्रभावित हुए। ठीक है बच्चों, लास्ट में हम क्या लिखेंगे? सच कहूँ तो इस उत्कृष्ट युग में जीना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी दिन यहाँ आकर इस समृद्ध जीवन को स्वयं देखो। तुम्हारा मित्र, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये पत्र कंप्लीट हो गया 250 से 300 शब्दों में। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, किस गुप्तकालीन शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, शांति काल सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, साहित्य तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास लाने में सहायक होते हैं। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका, गुप्त साम्राज्य में लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनी रही। इसी शांति के कारण शासकों ने आर्यभट्ट, वराहमिहिर और कालिदास जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया और जिससे विज्ञान, आयुर्वेद और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, किसी गुप्तकालीन शासक की राजसभा में एक दृश्य का नाटकीय रूपांतरण कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं। उत्तर है इसका नाटकीय दृश्य का उदाहरण। तो चलते हैं बच्चों, इसमें स्थान हो जाएगा आपका सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का भव्य दरबार। पात्र है इसमें क्या, सम्राट चंद्रगुप्त, मंत्री महाकवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दृश्य संवाद पे। तो पहला क्या है इसमें, सम्राट चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठते हुए मंत्री जी, हमारे साम्राज्य में ज्ञान विकास और कला की क्या स्थिति है। चंद्रगुप्त मौर्य पूछते हैं, सॉरी सम्राट चंद्रगुप्त पूछते हैं। ठीक है, तो मंत्री क्या बोलते हैं, हाथ जोड़कर, महाराज हमारे कुशल नेतृत्व में चारों ओर शांति है, राज्य के संरक्षण में विद्वान निर्बाध रूप से नवीन ज्ञान का सृजन कर रहे हैं और हमारा राज्य अत्यंत समृद्ध हो रहा है। ठीक है, तब कालिदास बोलते हैं नेक्स्ट पे, कालिदास जी आगे आकर प्रणाम करते हुए, महाराज की जय हो, मैं अपनी नई काव्य रचना मेघदूतम पूर्ण कर ली है, जिसमें एक यक्ष उड़ते हुए मेघ के माध्यम से अपना संदेश भेजता है। अब आर्यभट्ट ने क्या बोला, आर्यभट्ट जी ने बोला, हाथ में ग्रंथ लिए हुए, और महाराज जी मैं भी आर्यभट्ट में सूर्य और ग्रहों की गति के सूत्र लिखे हैं। मैंने यह खोज की है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में सम्राट चंद्रगुप्त प्रसन्न होकर बोले, आप जैसे विद्वान ही इस राज्य की सच्ची संपत्ति हैं, आपके ये प्रयास हमारे युग को आने वाले शताब्दियों तक अमर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सभी पात्र एक साथ झुककर महाराज को प्रणाम करते हैं और पर्दा गिरता है। तो यह नाटक जो बताया गया है, इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको और अच्छे से आता है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, और ये आपको ऐसे क्लास में आपके टीचर्स भी करवाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्रश्न नंबर 5 है आपका, मिलान कीजिए। तो ये देखिए, इसमें मिलान करना है आपको। कांचीपुरम तो का है, जातक कथाओं को दर्शाने वाले जीवन गुफाओं, ये सब अभी सही नहीं है मैचिंग, इसको सही मैचिंग करना है। उज्जैनी यह स्थान चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें हिंदू देवी देवताओं को विशेषकर भगवान विष्णु की उत्कृष्ट प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। ठीक है, तीसरा है उदयगिरी गुप्त शासकों की राजधानी। फोर्थ है अजंता, 1000 मंदिरों का शहर के रूप में प्रसिद्ध है। और पांचवा है पाटलिपुत्र, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र। तो ये सही मेल नहीं है। अब चलते हैं इसके करेक्ट आंसर पे। तो ये आपका प्रश्न और ये आता है आपका उत्तर। ठीक है, तो उत्तर है आपका फर्स्ट हो जाएगा कांचीपुरम। तो किसके लिए है ये, 1000 मंदिरों के शहर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा है उज्जैनी, प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र। थर्ड है आपका उदयगिरी, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर ख, यह स्थान चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं विशेषकर भगवान विष्णु की उत्कृष्ट प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका अजंता, जातक कथाओं को दर्शाने वाले जीवन गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और फिफ्थ है आपका पाटलिपुत्र, गुप्त शासकों की राजधानी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 का मैचिंग कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6, पल्लव कौन थे और उन्होंने कहाँ शासन किया। तो उत्तर हो जाएगा, पल्लव दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जो संभवतः सातवाहनों के पतन के बाद उभरा। उन्होंने वर्तमान तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर शासन किया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 7 है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपका, ऐतिहासिक स्थल की यात्रा की रिपोर्ट बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर पे चलते हैं। ऐतिहासिक स्थल की यात्रा की रिपोर्ट, तो हमने इसमें लिया है महरौली का लौह स्तंभ, दिल्ली में पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम चलिए इसका ऐतिहासिक रिपोर्ट बनाते हैं। पिछले सप्ताह हमने अपने शिक्षकों के साथ दिल्ली स्थित महरौली के ऐतिहासिक लौह स्तंभ की शैक्षिक यात्रा की। हमने जाना कि यह 6 टन भारी लौह स्तंभ गुप्त साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में स्थापित किया गया था। हमारे लिए सबसे अधिक आश्चर्यजनक और रोचक तथ्य यह था कि 1600 वर्ष से भी अधिक प्राचीन होने के बावजूद खुले आसमान के नीचे खड़े स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। यह प्राचीन भारत के उन्नत धातु विज्ञान और हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक समझ का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने इतिहास को हमारे लिए केवल एक किताबी विषय से हटाकर एक जीवंत और रोचक विषय बना दिया, जिससे हमारी ऐतिहासिक समझ और अधिक विकसित हुई है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको बहुत ही आसान भाषा में हमने आपके लिए आंसर बनाए हैं, तो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। अब आ जाता है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके बुक के स्टार्टिंग में, जो चैप्टर्स के स्टार्टिंग में आपसे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, साथ में हमने एडिशनल और क्वेश्चन जोड़े हैं, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होल चैप्टर में से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, आपने एग्जाम का पैटर्न देखा होगा। तो पहले ऐसा नहीं रहा कि आपको क्वेश्चन आंसर से पूछ दिए जाएंगे, चैप्टर के बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब तक आप पूरे चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू नहीं होंगे तब तक आप पेपर में अच्छे से क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, गुप्त कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा, गुप्त शासकों का उद्भव वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था, जिन्होंने बाद में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, गुप्त काल को कभी कभी भारतीय इतिहास में उत्कृष्ट युग, क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाए, क्योंकि इस काल में शांति और स्थिरता रही, जिसके परिणाम स्वरूप कला, वास्तुकला और साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में क्या हो रहा था? तो उत्तर हो जाएगा, इस समय दक्षिण भारत में वाकाटक और पल्लव शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभर रहे थे, और पूर्वोत्तर असम में कामरूप वर्मन राजवंश का शासन था। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, इस काल में कुछ महान व्यक्ति कौन थे? आज भी उनके बारे में प्रचलित कथाएं क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर, इस काल में महान व्यक्तियों में कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर शामिल थे। उनके द्वारा गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य में किए गए कार्य आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विकास की नींव है। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, आपके विचार से राजाओं ने अपनी उपलब्धि को अभिलेखों के माध्यम से क्यों प्रस्तुत किया होगा? तो उत्तर होगा आपका इसमें, राजाओं ने अपनी विजय गाथाओं, सर्वोच्च अधिकार और अपनी श्रेष्ठता को स्थायी रूप से अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 आपका, फासियन के यात्रा विवरण के अनुसार उस समय के समाज की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो चलिए इसके उत्तर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 के उत्तर पर चलते हैं बच्चों। समाज सुखी और समृद्ध था, लोगों को कर के रूप में उपज का एक भाग देना होता था, और धनी लोग निर्धनों और रोगियों के उपचार के लिए भवन और औषधियाँ उपलब्ध कराते थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, यदि आपको आर्यभट्ट और वराहमिहिर से मिलने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, हम उनसे पूछ सकते हैं कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने पृथ्वी के घूमने और ग्रहों की गति में इतनी सटीक गणनाएं कैसे की, मतलब इतनी सटीक कैलकुलेशन कैसे कर लिया आपने। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, चित्र 7.15.1 और 7.15.2 में दिखाई गई गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषताओं को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ किन देवी देवताओं को दर्शाया गया है? तो ये देखिए गुप्तकालीन के समय के मूर्तियां हैं ये। तो इसका उत्तर पे चलते हैं बच्चों हम, ये इसकी मूर्तियों को आपने देख लिया। अब इसके उत्तर पर चलते हैं। उत्तर है इसका, इन मूर्तियों को भारत की पवित्र नदियों देवी गंगा, यमुना को दर्शाया गया है। उनके वाहन को उन्हें अलग पहचान देते हैं। देवी गंगा मकर मगरमच्छ जैसा पौराणिक प्राणी पर खड़ी है, जबकि देवी यमुना कछुए पर खड़ी हैं। उनके सिर के ऊपर से पानी बह रहा है और घड़े का चित्रण नदियों के रूप में प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 9 है आपका। प्रश्न नंबर 9 है, महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है और वह किस राजा के काल का है? तो उत्तर है, यह लौह स्तंभ 1600 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। इसमें आज तक जंग नहीं लगा है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है आपका, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी और इसमें किसका वर्णन है? तो उत्तर है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना राजकवि हरिसेन ने की थी। इसमें सम्राट समुद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाओं और विजय गाथाओं का वर्णन है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 है आपका, प्रभावती गुप्त कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह वाकाटक राजकुमार से हुआ था और पति की मृत्यु के बाद वे अपने राज्य की प्रतिशासिका रूलर बनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है आपका, गुप्त शासकों के राजस्व से आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो उत्तर है, गुप्त शासकों के राजस्व का प्रारंभिक और मुख्य स्रोत भूमि कर था। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 है आपका, आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान में क्या क्या प्रमुख योगदान था? तो उत्तर, आर्यभट्ट ने प्रस्तावित किया था
कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिसे दिन और रात होते हैं। साथ में उन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या की थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका, आयुर्वेद में से कौन से प्रमुख ग्रंथ गुप्त काल में संकलित किए गए? तो उत्तर है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है आपका, मेघदूतम की रचना किसने की थी और इसका मुख्य विषय क्या था? तो उत्तर है मेघदूतम की रचना महाकवि कालिदास ने की थी और यह एक यक्ष की कहानी है जो एक उड़ते हुए मेघ बादल के माध्यम से अपने प्रेयसी को संदेश भेजता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हमने आपके लिए इसमें प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें आप जाके और भी दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई शंका है, तो आप कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वीडियो से रिलेटेड हम PDF भी शेयर करते रहते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ से नया अपडेट क्या आने वाला है उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।